चलिए विस्तार से इस पे चर्चा करते हैं। पूरा एनालिसिस देने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, ये क्या हम अभी वर्स्ट सिनेरियो में हैं? क्योंकि अगर ऐसा करता है ईरान सर, तो वर्ल्ड इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। अभी हालात टेंस हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा टेंस हो सकते हैं। अमेरिका ने बहुत भयंकर हमला किया है ईरान पर। ऑयल की क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है पूरे दुनिया में। हम पश्चिम एशिया में एक इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं, ब्रेंट क्रूड बास्केट। वो ऑलरेडी दिखा रहा है कि 80 के ऊपर जा रहा है, जल्दी ही 85-90 तक पर डॉलर पर बैरल पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें भयंकर उछाल आ जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस दिन असल में बंद कर दिया जाएगा। अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बारे में ईरान सोच रहा है, उसने धमकी दी है, अभी तक बंद नहीं किया है। लेकिन जैसे ही ये खबर आएगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि महज 30-35 किलोमीटर चौड़ा है, वहां पर ईरान ने रॉकेट दागकर, मिसाइलें दागकर अमेरिका की 3-4 शिप्स को डुबा दिया, या इजराइल के 2-3 शिप्स को डुबा दिया, या किसी भी देश के 2 शिप्स को डुबा दिया, तो वो चोक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा ईरान की जो नेवी है, छोटी सी नेवी है, लेकिन वो वहां माइन बिछा सकती है। समुंदर में क्या होता है, माइन होते हैं, ये तैरने वाले बॉम्ब्स होते हैं। इस तरह से कुछ ईरान के पास ऐसी भी माइंस हैं जो कि तैरती हैं, लेकिन पानी के 20 फुट 30 फुट नीचे तैर सकती हैं, समुद्री माइंस। ईरान अगर वहां पर ये 20-35 किलोमीटर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ 100 या 1000 माइंस बिछा देगा, तो ना कोई पानी का शिप अरब सागर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चक्कर लगाकर पर्शियन गल्फ घुस सकेगा। और इसी तरह से 200 शिप्स जो हैं वो कच्चा तेल भरकर हर रोज पर्शियन गल्फ से, बोला तो कुवैत, यूएई, कतार, अबू धाबी, ओमान, बहरीन, यहां से तेल भरकर वापस लौटते हैं हॉर्मुज को क्रॉस करने के बाद अरब सागर में आते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका के दोस्तों को ही होगा, क्योंकि अमेरिका के जितने दोस्त हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब पर्शियन गल्फ के ऑयल पर निर्भर करते हैं। होगा ये कि जैसे ही कच्चा तेल की कीमत ऊपर चली जाएगी, इनको तेल लाना पड़ेगा दुनिया के दूसरे देशों से। बोला तो उनको शायद अमेरिका से ही कुछ तेल लेना पड़े इमरजेंसी में, पक्का कनाडा का तो लेना ही पड़ेगा। तो वो फिर अमेरिका की गिरफ्त में आ जाएंगे। यूरोप के देश भी डरे हुए हैं, जापान भी डरा हुआ है, क्योंकि अगर वहां पर कच्चा तेल 15 दिन या 1 महीने तक नहीं पहुंचा, तो यूरोप की सारी रिफाइनरीज, जापान की सारी रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी। जी आलोक वत्स जी, क्या कहेंगे सर? मिडिल ईस्ट को अमेरिका से यारी अब भारी पड़ गई है, क्योंकि आप पहले अगर अमेरिका को ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज रोक लेती, कि कहती कि आप इस जंग में ना आइए, तो शायद ऐसा नहीं होता, यहां तक बात पहुंचती ही नहीं। और जब कल अमेरिका ने हमला कर दिया, उसके बाद मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आलोचना कर रही हैं। देखिए पलक जी, रक्षा विशेषज्ञ ने इसकी सूक्ष्मता को समझाया है, देवनाथ जी ने, और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अगर वो मार्ग अवरुद्ध हुए तो तेल का भारी संकट पूरे विश्व में हो जाएगा, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, जो वहां से तेल अपने लिए इंपोर्ट करते हैं। जापान भी इससे प्रभावित होगा और कीमतों में भारी उछाल आएगा। भारत में भी कीमतों में उछाल आने की पूरी संभावना है। हालांकि जैसा कि हरदीप पुरी जी कह रहे थे कि हमारा इंपोर्ट वहां से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है उसका इंपैक्ट तो आएगा ही। तो एक तरीके से हम बर्बादी के युग में प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी देश मानने को तैयार नहीं है, ईरान किसी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं है, चाहे वो नेस्त नाबूद हो जाए। और आप देखेंगी आने वाले समय में ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, कुछ को छोड़ के सब एक एक करके उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, और रशिया भी उनको आर्म सप्लाई देगा और चाइना भी देगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपने देखा है कि जिन भी मुल्कों को हम समझते थे कि इसकी क्या औकात है, फॉर इंस्टेंस यूक्रेन, रशिया ने इसके ऊपर वार छेड़ दिया। ये तो 15 दिन में 20 दिन में इसको निपटा देगा, और आज 3 साल हो गए वो निपट नहीं रहा है।
अफगानिस्तान का युद्ध कितने वर्षों तक चला, डिकेड्स तक चला, जबकि अमेरिका वॉज इन्वॉल्व इन दैट वॉर। उसी तरीके से मुझे नहीं लगता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध भी कोई बहुत जल्दी निपट जाए, चाहे अमेरिका कितने भी B-2 बॉम्बर्स और ये सब जो भी वो दे रहा है, उसका इम्पैक्ट 13,600 किलो बम का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। हालांकि उसकी सूक्ष्मता को मैं नहीं समझा सकता हूँ, वो तो देवनाथ जी के पाले का विषय है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ बॉम्ब इज अ बॉम्ब, उतना बड़ा बॉम्ब, उतना किलो बॉम्ब का क्या असर होगा, ये तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। लेकिन हम निश्चित तौर पर एक विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो चुके हैं, क्योंकि कहीं से मध्यस्थता की बात नहीं आ रही है और कोई देश मध्यस्थता की, और सबसे बड़ी बात जो मैं लगातार आपके चैनल पर क्या दूसरे चैनलों पर भी बोलता आ रहा हूं, ये जितने ये यूएनओ, आपको ये नाटो, G7, G3, ब्रिक्स, ये सब ट्रोजन हॉर्स साबित हो गए। ये लकड़ी के घोड़े बन के खड़े हैं, इनकी कोई सुन ही नहीं रहा, इनका कोई बात भी नहीं कर रहा है। वो बार बार ईरान कह रहा है कि हम इंस्पेक्शन कराने को तैयार है अपने ठिकानों का, लेकिन उसकी कोई उस चीज की कुछ चल ही नहीं रही है। और कहाँ यूएनओ का कोई दखलंदाजी आपको सुनने को मिला है? इतने दिन, 3-4 दिन तो हो गए इस पर डिबेट करते हुए। आई हैव नेवर हर्ड एनी ऑफ यू कोटिंग यूएनओ स्टेटमेंट कि यूएनओ हैज सेड दिस ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। आपने देखा किस तरीके से यूएसए के प्रभाव में वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पीक ऑफ द वॉर के वक्त पाकिस्तान को पैसे दे दिए, किसके कहने पे दिए? क्या हमसे ये छिपा हुआ है? तो और दूसरी बात कि द वे डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग, हालांकि वो देश के, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सुप्रीम कमांडर हैं, बट ही इज नॉट टेकन वेल इन हिज ओन कंट्री। उसके कंट्री में ही बवाल खड़ा हो गया है, उबाल खड़ा हो गया है अगेंस्ट हिज मूव्स। तो मिला जुला के चीजें बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। जो भारत की नीति है वसुधैव कुटुंबकम, भारत एकता होनी चाहिए, हमारे पूर्व विश्व भाई बहन है, वो सब अभी कैप्टन तार-तार हो देवनाथ रहा जी, है। जिस तरह से आलोक वत्स बता रहे हैं कि सिचुएशन अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे पास सर क्या ऑप्शन है, इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? पलक जी, भारत सरकार को पहले से ही अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए भारत दो चीजें तो करता ही रहा है। एक तो हमने जो एक जमाना था ऐसा कि हमारा 40% तेल गल्फ कंट्रीज से आता था। फिर क्या हो गया है कि अमेरिका ने थोड़ा दबाव डाला कि ईरान से तेल इंपोर्ट मत करो। ये 2018-2019 की बात है। तो तब से भारत ने ईरान से तेल लाना कम कर दिया। करीब करीबन शून्य हो गया है अब ईरान से तेल। लेकिन अभी भी हमारे तेल का करीबन 30% हम गल्फ कंट्रीज से लाते हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन हम कर चुके हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध के तहत रूस अब भारत को, अब इंडिया की जरूरत का करीबन 35% तेल हम रशिया से लाते हैं। हम अपने तेल का काफी बड़ा रिक्वायरमेंट जो है अमेरिका से भी लेते हैं। तो कुल मिला के हमारे बास्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा भारत एक चीज जिसे मेंटेन करता है, हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। बोला तो जैसे इंडियन ऑयल है, एचपीसी है, भारत पेट्रोलियम है, ये सब मिलकर करीबन 1 महीने का पेट्रोलियम रिजर्व मेंटेन करते हैं। जैसे मैं एयरफोर्स में था, हमारे एयरफोर्स के इन्वेंट्री में भी हम करीबन 40 दिन के एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट का डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हमेशा रखते हैं, ताकि ऐसी अगर कोई कंटिजेंसी हो जाए तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ऑपरेशंस पर फर्क ना पड़े। जी, लेकिन यूके देवनाथ जी, अगर गल्फ कंट्रीज जो हैं उनके ट्रेड पर जो असर पड़ेगा, अभी तो ऐसा हुआ नहीं, अगर ऐसा होता है तो कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं उस पर असर पड़ेगा? वेस्टर्न कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज होंगी? हाँ, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देता है ईरान, बंद कर देता है, तो अमेरिका के जितने मित्र देश हैं, जापान है, कनाडा है, इंग्लैंड है, यूरोप के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब पर बहुत ही प्रतिकूल इफेक्ट पड़ेगा। साउथ कोरिया तो बहुत ही चिंतित है। तो अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं, यूरोप के सारे देश,
जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, इन सब की जो विदेश मंत्रालय है वो अमेरिका के विदेश मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से संपर्क में है और बहुत दबाव डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि अब और इस युद्ध को एस्केलेट ना किया जाए, ऐसी हालत ना आ जाए कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर लेगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी भी दी है, तैयारी भी की हुई है। मेरा आकलन है कि अगर एक और हमला अब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर या मिलिट्री साइट्स पर किया तो 100% ईरान मजबूर हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए। अमेरिका के मित्र देश जो हैं उनको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आमतौर पे यूरोप की रिफाइनरीज जो हैं अपने पास सिर्फ 15 दिन का कच्चा तेल रखती है रिफाइनिंग के लिए। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो यूरोप की रिफाइनरी तो 10-15 ज्यादा से ज्यादा 20 दिन में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, अभी अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं, उनकी वर्स्ट सिचुएशन पहले से ही है। रशिया पर 3 साल पहले सैंक्शंस, वहां पर उनको प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके बाद अगर ईरान ऐसा करता है तो फिर गल्फ कंट्रीज पर भी उनका एक ब्लॉकेट हो जाएगा। तो मतलब उनकी जो वर्स्ट सिचुएशन पहले ही थी 3 साल से, वो और ज्यादा गहरा जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि 3 साल के यूक्रेन युद्ध के बाद एनर्जी प्राइस यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। करीबन 8% हर साल इजाफा हुआ है। पिछले 3 साल में यूरोप में एनर्जी प्राइस जो है 20 से 25% बढ़ गया। यूरोप तो अपने एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा, खासतौर से गैस जो है वो रशिया से ही लेता था, लेकिन युद्ध के दौरान शायद अमेरिका ने या किसी पश्चिमी ताकत ने उन गैस पाइपलाइंस को डैमेज कर दिया। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका दोबारा कोई हमला ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों पर या ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर करता है। जी कल आलोक वत्स जी, जब अलग अलग देशों का बयान सामने आया, मिडिल ईस्ट ने तो खैर आलोचना की ही कि अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है इसके रेपरकशंस ठीक नहीं होंगे, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज की भी अगर हम बात करें, खासतौर पर अगर हम फ्रांस के स्टैंड को देखें सर, तो फ्रांस ने ये तक भी कह दिया कि इस अटैक में यूरोप का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या अभी यूरोपियन कंट्रीज भी जो है वो डरी हुई है? उन्हें वो नहीं चाहती थी कि अमेरिका किसी भी तरीके से हमला जो है वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर करे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पार बने, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज की स्थिति है कि खाऊं या उगलूं, दे आर इन अ कैच 9 सिचुएशन। दे डोंट नो व्हाट स्टैंड्स टू टेक। अमेरिका के साथ उनको खड़ा रहना उनकी मजबूरी है, और उनके यहाँ इसका रिपरकशंस होगा कि दे विल हैव शॉर्टेज ऑफ ऑयल एंड प्राइसेस ऑफ ऑयल विल शूट स्काई रॉकेट। तो ये सिचुएशन बड़ा ट्रिकी हो गया है फॉर देम। बट यस, वर्ल्ड में डिसऑर्डर होगा, प्राइसेस भागेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जो ऑलरेडी इस त्रासदी को ये टिकेट झेल रहा है बिकॉज ऑफ वॉर इन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, बिकॉज ऑफ हमास एंड पैलेस्टीन। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि जो ईरान की हेगेमोनी है, लीडरशिप है, वो अनचैलेंज है और अनचैलेंज रहेगी टिल द लास्ट। ये लोग खमैनी को टारगेट कर रहे हैं। अगर इनको खमैनी मिल गया और इन्होंने उसको पुट टू डेथ कर दिया तो शायद ये लड़ाई ये रोक दें, लेकिन खमैनी इनको इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। He has the support of more than 75% population of Iran, और वो बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, कट्टरवादिता के एग्जाम्पल हो सकते हैं वो लोग। और धीरे धीरे आप पलक जी देखेंगी, इन द नेम ऑफ इस्लामिक फ्रेटर्निटी, धीरे धीरे मुस्लिम कंट्रीज इनके सपोर्ट में विद आर्म्स, मनी, सब कुछ आना चालू होगा। लेकिन आलोक वत्स, खमेनी तो सुप्रीम लीडर खमेनी की अगर हम बात करें, वो तो अपनी आगे की तैयारी पूरी कर रहे हैं कि अगर कल को अगर मैं कुछ भी हो जाता है वर्स्ट टू वर्स्ट, क्योंकि हम इस पर आकलन कर रहे हैं, तो अगर मैं असैसिनेट भी हो जाता हूं तो आगे कौन होगा, वो तो इस तक की भी तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि पहले तो वो इतनी जल्दी असैसिनेट होने वाले हैं नहीं। बिल्कुल, अगर हो भी गए तो इस्लामिक कट्टरपंथी वहां दूसरा आदमी खड़ा कर देगा, लेकिन वो घुटने नहीं टेकेगा। दे विल नेवर रेज देयर हैंड्स
कि भाई आ जाओ, हम सरेंडर करते हैं, तुम जो चाहो, वो नेस्त नाबूद हो जाएंगे, अल्लाह के नाम पे हो, जिस नाम पे हो, लेकिन वो घुटने नहीं टेकेंगे। ये आपको मैं निश्चित तौर पे बता सकता हूँ। तो यूके देवनाथ और जी जिस- खामनेई और सरेंडर आज की- करेंगे आज- नहीं, आलोक वत्स जी नहीं, कह नहीं, रहे नहीं। हैं। जी जी जी, आज आलोक की वत्स जी डेट अपनी में बात पूरी करिए। पलक जी, आज की डेट में जिस तरीके से इजराइल ने हमास को पीटा इन द सेंस कि जितने नाबूद किया, बर्बाद किया, अटैक किया, हाँ, उनको बहुत चोटें पहुंचाई। द सेम स्टोरी इज नॉट विद इजराइल एंड ईरान। ईरान हैज ऑल्सो रिटेलिएटेड, और उन्होंने भी उनके बहुत विश्वसनीय ठिकानों को ध्वस्त किया है, जो आपके या और भी टेलीविजन के जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं उसमें साफ साफ झलकता है। ईरान ने इजराइल, अगर अमेरिका नहीं बैक करता तो शायद ईरान इजराइल को बहुत कड़ी सबक सिखा देता। ग्रुप कैप्टन In terms यूके of देवनाथ war. जी, मैं एक बात सर आपसे समझना चाहूंगी। ये तो जग जाहिर था कि इजराइल जो वॉर लड़ रहा है उसके पीछे अमेरिका है, और ये बात पहले से ही सबको पता थी कि हमास के साथ भी जो युद्ध हो रहा है, पीछे जो बैक कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। डायरेक्टली अमेरिका के इस जंग में आने से क्या बदला है? क्योंकि पता तो ईरान को पहले भी था कि इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है न्यूक्लियर साइट्स पर, वो अमेरिका की मदद के बिना पॉसिबल नहीं था। ये तो उनका ऑफिशियल बयान सामने आया था। डायरेक्टली कूदने से क्यों प्रॉब्लम है कि आप डायरेक्टली क्यों इन्वॉल्व हुए? अमेरिका अगर इस युद्ध में डायरेक्टली कूदता तो दुनिया के देशों को भय था कि इससे दुनिया दो पोल्स में, दो ध्रुवों में बट सकती है। ये एक अंदेशा था। जबकि आकलन ये था कि शायद ऐसा ना भी हो। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि अगर अमेरिका कूदता है तो अमेरिका के विरोध में, ईरान के सपोर्ट में रूस भी आ सकता है, चीन भी आ सकता है, नॉर्थ कोरिया आ सकता है। भारत भी ईरान का काफी मजबूत देश है, हालांकि हमारे रिश्ते इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। अमेरिका अगर इस युद्ध में कूदता है तो खाड़ी के देश जरा डर गए हैं, अभी भी डरे हुए हैं।